मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पे किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते, हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो। ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात। फिर उन्होंने कहा जनाब के हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बात। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पे बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटका। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहता। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिलेगी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना, एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामला उन्होंने खोल कर रखे। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से खराब हो रहे हैं, हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा है, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर ले। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से जबरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है। लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ्फुज कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी, दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर। उन्हें तो वहां समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई, और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई है, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं उन्हें तहफ्फुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद
डी वेपनाइज करके दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है? फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर लेते। ये तो आज कहते हैं बैड तालिबान है, कल कहते हैं गुड तालिबान है। कल दोबारा इनकी दहशत गर्दों से सुलह हो जाए तो वो दहशत गर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशत गर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हाँ, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, ले पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताजा, इसके रीजन भी है। देखें ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो ये था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता, वो नहीं किया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं। ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। अब फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को कहा जाता है लश्कर बनाओ, उन्होंने पोल खोल दिया। और ये लश्कर बनाने के बारे में ये जो कत्लेआम हुआ है ना पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ियारत में क्वेटा के करीब, ये वाकयात इसी सिलसिले की एक कड़ी बताए जाते हैं। यहाँ पे लवाहिकीन जो है वो अभी भी लाशें रखकर सड़कों में बैठे हुए हैं और रियासत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। कोई इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे। वहां खवातीन भी आ गई हैं लवाहिकीन के साथ और वो ये बता रही हैं, खवातीन ने वहां तकरीर करते हुए कहा कि 2 किलोमीटर दूर एफसी का किला था और वहां पे भारी एफसी की नफरी और हथियार, मगर कोई नहीं आया। ये शहीद मोहम्मद आसिफ की एक रिश्तेदार है, वो बता रही थी कि ना तो ये खुद आए एफसी वाले मदद करने के लिए, फौज या इदारे खुद भी नहीं आए और असलहा पहुंचाने वालों को भी वहां जाने नहीं दिया गया। और वो कहते हैं हमारा कसूर यह है कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरा हुआ है, मादनियात है बहुत ज्यादा वहां पे, और आप उसे हड़प करना चाहते। दहशतगर्दों ने हमारे प्यारों के चेहरों पर तेजाब फेंका। ऐसा जुल्म तो फलस्तीन में भी नहीं हो। तो हम दुआ करते हैं कि ये आखिरी शोधा हो पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये लेविस के साथ, पुलिस के साथ लगातार हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की ताजा लड़ाई हुई है और लड़ाई का रीजन ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को धोखा दिया। जो उनके साथ चीजें तय हुई थी वो नहीं की और अब फजलुर रहमान साहब से डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। तो बारी बारी सबकी बारी है। अगर सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सबको बारी बारी मारेंगे। ये बात तो सच है। अभी तक आसिम मुनीर साहब ने किस किस से लड़ाई की और किस किस को फतह कर दिया डराकर धमकाकर, और कौन कौन ऐसा है जिसने सरेंडर नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने ये जो लड़ाई की, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो फौरी तौर पे सरेंडर कर दिया। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फतह कर लिया और इन जमातों ने मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के सामने सरेंडर किया है, बल्कि इस लेवल का सरेंडर किया है जो तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आज आसिफ अली जरदारी जो इनकलाबी बना फिरता था, वो ये कहता है अपने जलसों में कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भी इसी तरह की तकरीरें करता है, जबकि नवाज शरीफ जो है उसको चुप का रोजा लग गया है और शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा तक में जाकर फील्ड मार्शल की गर्दान करने से बाज नहीं आता। तो इन्होंने मुंह के अंदर जूता दबाया हुआ है और पॉलिश पे लगे हुए। तो अब आसिम मुनीर साहब का ताजा मुकाबला तो फजलुर रहमान से है, लेकिन अभी तक जो इनके मुकाबले हुए ना, उसमें पहला मुकाबला इन्होंने इमरान खान के साथ किया, आसिम मुनीर ने। तो इस मुकाबले के नताइज ये हैं कि अभी तक इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है। वो हार नहीं रहा, बल्कि उसने जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को बदतरीन शिकस्त दी 2024 के फरवरी के इंतखाबात। दूसरा मुकाबला आसिम मुनीर साहब का हुआ तहरीक लब्बैक से, टीएलपी वालों से, और उस मुकाबले में भी ऐसा लगता है कि वो दोनों भाई हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी तक जबरी तौर पर लापता रखा गया है और कभी कभी वो जोर लगाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से, लेकिन पीटीआई ने उनसे बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी। और तीसरा मुकाबला मारंग बलोच के साथ हुआ आसिम मुनीर साहब का। वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हकूक मांग रही थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो उन्हें जेलों में डाल दिया गया और उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई, मारंग बलोच को और उनके साथियों को। तो वहां पे भी वो लोग हार नहीं मान रहे। चौथा मुकाबला जो आसिम मुनीर साहब का हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ, ईमान मजारी और उनके शौहर से। इस मुकाबले में जो है वो उन्होंने, दोनों मियां बीवी ने सरेंडर नहीं किया। बदतरीन हालात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। मीडिया ने सरेंडर किया है आसिम मुनीर साहब के सामने। अगर कहें ओवरऑल आप देखें तो ज्यादा मीडिया आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गया है। अदलिया जो है वो ऑलमोस्ट आप समझ ले 80% आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेंडर नहीं किया, मारंग बलोच ने, ईमान मजारी ने सरेंडर नहीं किया। अब कश्मीरियों के साथ एक ताजा लड़ाई शुरू हुई है। इसमें कश्मीरी हार नहीं मान रहे। यहाँ बरतानिया में कश्मीरियों ने रिकॉर्ड एहतजाज किया, तारीखी एहतजाज किया, और कश्मीरी आजाद कश्मीर में भी डट कर खड़े हैं, तो वो भी हार नहीं मान रहे। अब ताजा लड़ाई जो आखिरी अभी शुरू हुई है आसिम मुनीर साहब की, वो है फजलुर रहमान साहब से।
तो देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब कब तक लड़ पाते हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे लंबी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ते, उन्होंने तो परवेज मुशर्रफ से भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो बीच में कहीं ना कहीं, और फजलुर रहमान साहब तब तक लड़ते भी नहीं है जब तक कि उन्हें पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। या तो आसिम मुनीर साहब का जो मुकम्मल फेलियर हुआ है उनके रिजीम का, उन्होंने पाकिस्तान की हर शय को तहबाला करके तबाह कर दिया है और इस रिजीम को कोई कामयाबी नहीं मिली, उसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा इंटरनल एक रद्द अमल है और फजलुर रहमान साहब इस सूरत को भांप गए। वरना फजलुर रहमान साहब मौका महल देखे बगैर कभी भी लड़ाई में उतरते नहीं है, ये बात हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, खानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन है वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाए। इससे पहले लश्कर बनाकर फौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाए, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएं और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूं कि मकामी अफराद को यह भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहां से आएंगे? ये वो अफगान फोर्सेज हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफगान फोर्सेज पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकते हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी है फोर्सेज। उन्हें लड़ने के लिए मोरल की जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मुयस्सर नहीं है। अब हजारों की तादाद में अफगान फोर्सेज भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क्यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क्यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं खुद लड़ो। तो देखिए पाकिस्तान की फौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है, वहां पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब आप उसी फौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना तो वो नहीं लड़ सकते। उसकी वजह यह है कि फौज डिजाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े, वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में खत्म हो गई है, पश्तून इलाकों में खत्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता, तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, पर ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फिलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़े। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊं, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल फिलहाल लश्कर के खिलाफ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और ताईद उसको मिल जाएगी फौरी तौर पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं,
چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, بلکہ پورا پاکستان, ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. اب ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر لوگوں نے خواجہ آصف صاحب کو یاد دلا دی نانی, اور لوگوں نے بتایا خواجہ آصف کو کہ جناب علی, آپ تو خود فوج کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے رہے ہیں, آپ تو خود فوج کے اوپر بڑی ٹکا کے تنقید کرتے رہے ہیں, آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. لوگوں نے ویڈیو نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی, میں نے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں نکال کر سنوائی. تو خواجہ آصف نے صفائی یہ پیش کی ہے کہ جناب میں نے تو وہ بیانات مشرف کے دور میں دیے تھے, تو ان کو ان حالات کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب یہ آپ نے ایک اور کھچ مار دی ہے, کیونکہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے بیان دیا تھا وہ تو آپ نے فوج کے خلاف دیا تھا, مشرف کے خلاف آپ نے نہیں بولا تھا. 65 کی اور 71 کی اور 99 کی جو جنگیں آپ نے, 4 جنگوں میں شکست کا جو آپ نے ڈھول بجایا تھا, وہ چاروں جنگیں مشرف نے تو نہیں لڑی تھی, وہ جنگیں تو فوج نے لڑی تھی. تو آپ نے کہا ساری جنگیں پاکستان ہار گیا تھا. پھر یہ قوم کی ہڈیوں سے گودا نکال کے جو کھا گئے, یہ تو آپ نے فوج کو کہا تھا, مشرف کو تو آپ نے نہیں کہا تھا. پھر آپ نے سیاچن اور کارگل کے اندر جو ہار گئے اور وہ علاقے انڈیا لے گیا, وہ بھی آپ نے فوج سے شکوہ اور گلہ کیا تھا. فوج کو ملنے والے بجٹ کے خلاف آپ کی تقریر تھی. آپ کی تقریر جو ہے وہ کوئی مشرف کے خلاف تو نہیں تھی. آپ خود آمریت کی پیداوار ہیں, آپ کے لیڈرز آمریت کی پیداوار ہیں. جنرل جیلانی کی گود سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے, نواز شریف, وہ جنم لیتا ہے, آپ سارے اس کے ساتھ مل کر پنپتے ہیں. آپ کے اپنے والد بڑے فخریہ انداز میں جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے, اور آپ لوگ بڑے فخر سے یہ بات بتایا کرتے تھے, اور پورے سیالکوٹ پہ آپ لوگ کنٹرول کرتے تھے, بلکہ ملک کے اندر آپ کی چلتی تھی کیونکہ آپ ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے. اور خواجہ صاحب آپ وہ بھی یاد کریں کہ جب جنرل مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا تو آپ نے بطور وزیر جنرل مشرف سے حلف لیا تھا. اگر اتنی غیرت ہوتی ہے آپ کو اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب میں تو ڈکٹیٹر کے سخت خلاف ہوں, تو آپ ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے حلف نہ لیتے, کم سے کم اس کے لیے آپ انکار کر دیتے, جو انکار آپ نے نہیں کیا. تو آپ کی نا بڑی سلیکٹو قسم کی غیرت ہے. جس جوتے سے آپ کو مار پڑتی ہے نا, ٹکا کے مار پڑتی ہے, اسی جوتے کو خواجہ صاحب آپ لوگ پھر بعد میں پالش کرتے ہیں اور چمکا کے پالش کرتے ہیں. ٹکا کے مار کھاتے ہیں, چمکا کے پالش کرتے ہیں. یہ ہے جناب آپ کی سیاست کی کل کہانی. اب ناظرین, عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں, ذرا یہ ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ایک وزیر صاحب ہیں اور کچھ صحافی ہیں, یہ ناچ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, لوگ ناچتے ہیں میوزک لگا کے, لیکن یہ پنجابی گانوں پہ اونچی آواز میں ڈیک لگا کے ناچ رہے ہیں بلوچستان میں. اور موقع کیا ہے, نیشنل ڈیفنس ورکشاپ. یہ کوئٹہ میں نیشنل ڈیفنس ورکشاپ ہو رہی ہے, جس میں ٹاؤٹ صحافیوں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور اکٹھا کیا گیا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں بتا رہی ہے کہ جی بلوچستان کے بارے میں سارا ہی پروپیگنڈا ہے, بلوچستان تو بہت اچھا ہے, بہت پرامن ہے, بہترین ہے, سب ماحول بہت اچھا ہے, یہ سارے غدار ہیں, صرف ہماری چار دیواری کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہی صرف وفادار ہیں اور محب وطن ہیں, باقی سارے غدار ہیں. یہ اسی طرح بریفنگز دیتے ہیں ہمیشہ. تو کوئٹہ نیشنل ڈیفنس جو ورکشاپ ہے اس میں اونچی آواز میں پنجابی گانوں کے اوپر, دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں جی کلچرل ایونٹ تھا تو پھر وہاں پہ بلوچی گانے ہونے چاہیے, آپ بلوچستان گئے ہوئے ہیں, لیکن پنجابی گانے ابرار الحق کے لگا کے اور اس کے اوپر جناب وہاں پہ رقص کروایا جا رہا ہے. اور وہاں سے تھوڑی دور لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہاں سے تھوڑی دور لوگ اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ سوگ کا سما ہے, پورا بلوچستان رو رہا ہے, لہو لہان ہے, اور یہ لوگ وہاں پہ ناچ رہے ہیں. نہ صرف ناچ رہے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ہمیں جتنا مرضی غریبوں کا, کمزوروں کا خون بہتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے. میں بطور جرنلسٹ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ جو اونچی اونچی دیواریں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی, ان دیواروں کے اس طرف ہمیشہ جشن کا سما رہتا ہے. وہ بہت خوش رہتے ہیں, وہ بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں, بڑی اچھی ورزش کرتے ہیں, ان کے جم بہت اچھے ہیں, ان کے ہسپتال بہت اچھے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے, ان کے پاسپورٹ الگ رنگ کے ہیں, وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت زیادہ. لیکن جیسے ہی وہ اس دیوار سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا سا غم لے آتے ہیں تاکہ باہر بیٹھے ہوئے جو عام لوگ ہیں وہ بیوقوف بنے کہ جناب یہ بھی ہمارے غم کے اندر دبلے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. چار دیواری کے اس طرف جشن رہتا ہے ہمیشہ, یہ بہت انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ ہر دن عید کا ہے, ہر رات شبرات کی ہے, لیکن چار دیواری کے باہر ہر طرف آگ لگی ہے, لہو لہان ہے. چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں, چاہے وہ آج آزاد کشمیر ہے, ہر طرف ایک دکھ ہے, ایک رنج ہے, ایک تکلیف ہے. لیکن چار دیواری کے اندر کتنا سکون ہے, یہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بتا رہا ہے.
دیکھیں یہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں, محفوظ دیواروں کے پیچھے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. اور اس وقت فضل الرحمان کے لیے چوہان کو, وہ کیا نام ہے, اون کو, اور کالے چینل کے ملازمین کو, سوشل میڈیا کی جتنی بھرتیاں کی ہیں ان سب کو لانچ کیا گیا, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے.